गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने 4.2 के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे और उसके बीच में जो क्वेश्चन थे वो आपको सॉल्व करने थे। तो उन्हीं क्वेश्चनों में आपके आज एक समस्या आ रही थी क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसको अपन आज ले रहे हैं। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 को आज हम सॉल्व करेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? इसमें 4.2 में कुल 13 क्वेश्चन ही है, तो आज हम 4.2 को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान देना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है। सिद्ध करना है, आपको एक सारणिक दे रखी है जिसका मान है आपके पास b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, b प्लस सी प्लस ए, यहाँ है a b और c। इसको आपको प्रूव करना है कि ये जो सारणिक है इसका मान है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के इक्वल है। क्लियर है? तो यहाँ हम सबसे पहले LHS लेकर चलेंगे। LHS जो है उसको एक बार वापस लिखेंगे, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, a प्लस बी, b प्लस सी प्लस ए बी और c। ठीक है, अब आप चेक करें, यहाँ आपको संक्रिया लगानी है। तो ध्यान दें, संक्रिया लगाएंगे तो बिल्कुल क्लियर है। अभी इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। b प्लस सी है, c प्लस ए है, a प्लस बी है। हम यहाँ पे संक्रिया लगाएंगे r1 प्लस r2 प्लस r3। यहाँ पर भी अवयव वही सेम है, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए। यहाँ पर है a b c। तो अब इतने सवाल कर लिए, इसमें क्लियर है। यहाँ पे संक्रिया क्या लगाएंगे हम, ध्यान देना। संक्रिया हम यहाँ पे r1 में लगाएंगे, और कौन सी संक्रिया लगाएंगे, r1 प्लस r2 प्लस r3 से। ठीक है, यहाँ पे संक्रिया लगाओ, देखो क्या बनता है। यहाँ इसके अंदर हमें ये दोनों जोड़ने हैं, तो b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, यानी b 2 बार है, c 2 बार है और a 2 बार है। तो यहाँ पे जब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। बाकी चीज़ें एज इट इज़, c प्लस ए प्लस बी। ऐसे यहाँ करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। बाकी चीज़ें एज इट इज़। क्लियर? यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी, बाकी ये दोनों भी आएंगे एज इट इज़। अब यहाँ पहली रो के अंदर a प्लस बी प्लस सी वेनिस्ट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर को अपन बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी है वो आपका आ गया बाहर, तो अंदर बच गया 2c प्लस ए प्लस बी। यहाँ बच गया 2b प्लस सी प्लस ए, यहाँ बच गया 1bc। क्लियर है? आगे चेक करें। यहाँ अब आप देखें, अपना मेन जो टारगेट होता है वो ये होता है कि अधिकतम, चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो, उसमें अधिकतम अवयवों को अपन 0 बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ देखो, ये 2 है, ये 2 है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो ये 0 बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसमें से मैं इसके दुगुने को माइनस करूँगा तो ये 0 बन जाएगा। ये काम आपको करना है। तो नेक्स्ट संक्रिया हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ध्यान से समझें। a प्लस बी प्लस सी। ध्यान दें, यहाँ पे संक्रिया क्या लगा रहा हूँ, इसमें देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो पहली संक्रिया लगेगी C1, जिसके अंदर मैं C2 को करूँगा माइनस, यानी इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। ये C1 है, ये C2 है। क्लियर है? इसके साथ में दूसरी C2 के अंदर मैं माइनस कर रहा हूँ 2C3। ठीक है, यहाँ 1 है, 2 माइनस करना है अपने को 0 बनाने के लिए, तो इसका दोगुने अपन माइनस करेंगे। तो चेक करें, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 0 आता है। इसमें से इसको माइनस करो, c से c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा a माइनस बी। इसमें से इसको माइनस करो, a से a कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी। अब चलो यहाँ इसमें से इसके दुगुने को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। इसमें से इसके दुगुने को माइनस करो तो b प्लस सी माइनस 2b, तो ये आएगा आपके पास c माइनस बी। इसमें से इसके दुगुने को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा a माइनस सी, और ये तीसरा है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 1b और c। क्लियर? तो यहाँ आपको ये सारणिक प्राप्त हो गई। अब यहाँ आप चेक करें कि इसके अंदर पहली रो जो है उसके अंदर आपके पास 2 0 आ गए, तो प्रथम पंक्ति से इसका हम प्रसार कर देंगे और प्रसार करके हम इसका हल प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से देखें, अब देखें यहाँ a प्लस बी प्लस सी ये बाहर आ रहा है पहले से,
ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका प्रथम पंक्ति से जब हम प्रसार करेंगे तो ध्यान से देखें क्या आता है। ये देखो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये दोनों तो जीरो हो जाने हैं, तो इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये 1 के लिए हल होगा, 1 के लिए हल होगा। तो देखो इसके संगत स्तंभ छोड़ा, पंक्ति छोड़ी, क्या बना आपके पास a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी। ठीक है, आगे हल करो इसको, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ इसको हल करो, क्या बनता है, यहाँ इसको अंदर इंटू करो, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी ए है, इसको ए बी लिख देते हैं, ए बी और प्लस के बी सी। फिर इसको सॉल्व करो, बी सी हो रहा है ये, तो माइनस से इंटू होगा माइनस का बी सी, या एक बार आप इसको इंटू कर लो, b को c से इंटू किया बी सी, b को माइनस बी से इंटू किया माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस सी को किया माइनस के सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के बी सी। ठीक है, आगे चेक करें, देखिए इधर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ चेक करें, देखो एक तो आ रहा है स्क्वायर वाले पद ले लो पहले और माइनस को अंदर इंटू करते हुए चलो, a स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर देखो माइनस का है, माइनस बाहर बैठा है, प्लस के बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस का है, माइनस माइनस प्लस के सी स्क्वायर। चेक करें, यहाँ पे देखो बी सी प्लस का है, ये बी सी किसका हो जाएगा, माइनस का, ये कैंसिल हो गया। फिर देखो क्या आ रहा है, माइनस का ए सी माइनस का ए बी और माइनस का बी सी, ये आपके पास बचेगा। अब क्लियर है। अब यहाँ देखो आगे क्या बनता है, ये एक फॉर्मूला बन गया बीजगणित का। देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाहर आता है, अंदर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना है और ये फॉर्मूला का आंसर क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। यानी कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे, आगे हल करेंगे, यही बनने वाला है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो देखें आप ध्यान से, इसके अंदर क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि ओमेगा है, इकाई का घनमूल है, ध्यान देना ओमेगा के लिए इकाई का घनमूल है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है इसके पूरे। यहाँ ओमेगा के लिए क्या क्या चीज़ें होती है ध्यान देना। एक तो आपने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब है उसका मान 1 होता है, क्लियर। और एक आपने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0 होता है। ये दो प्रॉपर्टी ओमेगा के लिए काम करती है। तो यहाँ आप जब इस सवाल को सोल्व करेंगे तो सारणिक में जो आपको मान दिया गया है, सबसे पहले वहाँ देखें कि इनमें से अगर कोई चीज़ें हैं तो वहाँ अपन उसकी पहले वैल्यू रखेंगे। जैसे इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओमेगा क्यूब के पद भी आ रहे हैं, तो ओमेगा क्यूब के पद आ रहे हैं तो सबसे पहले ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसके सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए कि यहाँ पे आता है 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। तो ये जो सारणिक है यहाँ पे अपन पहले ओमेगा की प्रॉपर्टी से ओमेगा क्यूब है उसका मान 1 होता है, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया 1 ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1 ओमेगा और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, क्लियर। तो यहाँ हमने सबसे पहले वो प्रॉपर्टी से लिखा है, तो जिसको हम ऊपर लिख देंगे कि चूँकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1 होता है तो वहाँ से हम ये मान लिख लेंगे। अब यहाँ देखो आप, ये C1 ये C2 और ये C3, तो 1 1 है, अधिकतम 0 बनाने हैं अपने को, तो इसमें से इसको करेंगे माइनस। तो सबसे पहले जो है इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो ऑपरेशंस अपन यूज़ में लेंगे, जो संक्रिया हम लगाएंगे वो लगाएंगे C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2 लगाएंगे तो देखें, चेक करें क्या बनता है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा हो गया माइनस, बाकी एज इट इज़ 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1, क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट संक्रिया देखो क्या लगाएं, चेक करें। अब 1 कहाँ बन रहा है, ये रहा 1 1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये R1 है, ये R2 है। तो यहाँ पे अपन संक्रिया लगाएंगे
कि R1 के अंदर अपन ने संक्रिया लगा दी R1 माइनस R2 और चेक करें क्या बनता है 0। इसमें वैसे आप ये संक्रिया लगाएं तो भी ठीक है, वरना डायरेक्ट हल कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले स्तंभ के अंदर पहले से ही 2 बन गए हैं 0, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप संक्रिया लगाने चाहो तो वो भी लगा सकते हैं। तो संक्रिया हमने लगा दी है तो इसको लगा ही देते हैं। 0 में से 0 गए, 0 1 में से 1 गया 0, ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा माइनस करो, ये लो, बाकी एज इट इज़ 0 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा एंड 1। क्लियर। अब चाहे आप इसको पहले स्तंभ से प्रसार कर दो या फिर पहले पंक्ति से प्रसार कर दो। मैं इसमें पहली पंक्ति से प्रसार करता हूँ, तो देखो क्या बनता है, ये दोनों तो 0 हो जाने हैं, इसके लिए सोल्व होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। यहाँ क्या आएगा चेक करो, इसके संगत पंक्ति छोड़ स्तंभ छोड़ा, ये 0 बन जाएगा। क्लियर है। देखो यहाँ पे ये तो बन जाएगा 0, फिर माइनस, ये इंटू होगा तो ये आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, जिसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखो तो पहले पदों को लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। यहाँ माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर और प्लस के ओमेगा, इंटू कर दो, ओमेगा स्क्वायर को माइनस के ओमेगा स्क्वायर से इंटू करो, माइनस के ओमेगा की पावर 4, फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से इंटू होगा ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आप ये देखें यहाँ पे कि ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब इसका मान तो होता है 1, तो ये 1 और 1 ये दोनों हो जाएंगे 2। ठीक है। फिर यहाँ आगे है, देखो ओमेगा की पावर 4 है, अब ये आपने किया है ओमेगा की पावर 4 है तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है तो ओमेगा की पावर 4 का मान क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा की पावर 4 का मान ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि चूंकि ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल दिस इज इक्वल। क्लियर। अब चेक करो, देखो क्या बनता है, ध्यान देना। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अभी मैंने बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0। तो यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके जाओ, क्या बनता है, माइनस के ओमेगा और माइनस के ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे देखो पद आ रहा है आपके पास माइनस के ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये 2 तो पहले से आ रहा है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0। तो ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स है इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3। क्लियर है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब अपन चलते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें इधर, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वहां देखो, इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि सारणिक डेल्टा इज इक्वल, देखो आपको एक सारणिक दे रखी है, डेल्टा आपको एक सारणिक दे रखी है, उसमें अवयव हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर। इसके अंदर A1 कैपिटल B1 और कैपिटल C1 आगे हैं, आदि क्रम से A1 A2 और A3 आदि के सहखंड हो, सहखंड पढ़ चुके आप, इसके सहखंड है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि इसका जब हम स्क्वायर करते हैं, डेल्टा स्क्वायर का मान है वो इनके संगत अवयवों इनके अवयवों के संगत जो सहखंड है उनकी सारणी के बराबर होता है। ठीक है। तो अपन इसको सिद्ध करेंगे कि इनके A1 B1 इसको सिद्ध जो हमें करना है, इसको हम एक सारणिक मान लेते हैं पहले। तो हम ये इसमें मान लेते हैं कि माना डेल 1 इज इक्वल A1 A2 A3। इसमें आपको बुक में हिंट भी दे रखा है थोड़ा सा, तो एग्ज़ाम में तो हिंट आएगा नहीं, ये अभी सोल्व करने के लिए जैसे आपको हिंट दे रखा है तो उसका हम यूज़ करेंगे। ध्यान देना, डेल 1 है या डेल डेस बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इसको, ये हमने मान लिया है। और ये जो सारणिक है ये इनके अवयवों के संगत जो सहखंड हैं उनकी सारणिक है।
जैसे A1 के संगत सहखंड है कैपिटल A1, A2 के संगत सहखंड है कैपिटल A2। इस प्रकार से जितने भी अवयव हैं उनके संगत अलग अलग सहखंड प्राप्त होते हैं, ये आपको पता है। तो वहाँ से हमने ये सारणिक है वो मान ली है। अब यहाँ चेक करना, जब मैं इस डेल को डेल 1 से इंटू करूँगा तब हमारे पास क्या प्राप्त होता है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये स्टेप आप समझ गए तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये समझने का काम है सारा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका मल्टीप्लाई करना है कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3, फिर कैपिटल B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये भी कैपिटल है, ध्यान देना। अब इसका मल्टीप्लाई करो, और इसका मल्टीप्लाई मैं कैसे करता हूँ, पंक्ति को पंक्ति से करता हूँ, ये R इंटू R मल्टीप्लीकेशन चलता है। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा लेंगे, पंक्ति का, क्योंकि आपको पता है कि सारणी को पंक्ति का पंक्ति से और पंक्ति का स्तंभ से दोनों से गुणा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा पंक्ति का पंक्ति से गुणा। क्लियर है? अब देखो आगे, पंक्ति का पंक्ति से गुणा होगा तो क्या बनेगा, ध्यान से समझें। A1 स्मॉल A1 कैपिटल A1, स्मॉल A1 कैपिटल A1 प्लस B1 कैपिटल B1 प्लस C1 कैपिटल C1। क्लियर है? इसी प्रकार से अब देखो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं क्योंकि बड़ी मैट्रिक्स होने वाली है। डेल डॉट डेल, हाँ, तो यहाँ देखो A1 कैपिटल A1 प्लस B1 कैपिटल B1 और प्लस C1 कैपिटल C1 हो गया। अब चलो, अब पहली पंक्ति के अवयव है वो दूसरी पंक्ति वाले से इंटू होते हैं, तो A1 A2। अब आपको ये पता है कि जब कोई अवयव है वो अपने संगत सारणिक से अपने संगत सहखंडों से गुणा होता है, तब तो उसका जो मान है वो पूरी सारणी के मान के बराबर आता है। लेकिन अन्य अवयवों के संगत सहखंडों से गुणा होता है तो उस सारणी का मान 0 होता है, ये आपने पढ़ा है पहले। तो A1 जब A2 से इंटू होगा, B1 जब B2 से इंटू होगा, C1 जब C2 से इंटू होगा, उस स्थिति में उसके सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो अवयव है वो मिलेगा 0। ऐसे ही A1 B1 C1 A3 B3 C3 से इंटू होगा तो उसका मान भी हमें मिलेगा 0। क्लियर है? इस प्रकार से आपको हल करना है। अब आगे देखें आप, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को इंटू करो। दूसरी पंक्ति A2 A1 से इंटू होगा, B2 B1 से, C2 C1 से, उस स्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब A2 A2 से इंटू होगा तो अब इसका मान आएगा, देखो A2 कैपिटल A2 B2 कैपिटल B2 C2 कैपिटल C2, मान आ गया। अब A2 B2 C2 A3 B3 C3 से इंटू होगा तो उस स्थिति में भी इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही तीसरी पंक्ति में देखो, इसका मान 0 आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। A3 B3 C3, अब A3 B3 C3 से इंटू होगा तो उसका मान यहाँ लिखा जाएगा A3 कैपिटल A3 B3 कैपिटल B3 प्लस C3 कैपिटल C3। क्लियर? तो इस प्रकार से डेल इंटू डेल 1 सारणिक का गुणा है वो प्राप्त होगा, जहाँ पे डेल है वो अवयवों की सारणिक है और डेल एन है वो अवयवों के संगत सहखंडों की सारणिक है। अब आपने पीछे पढ़कर आए हो, आप एक चीज़ बताइए, ध्यान देना यहाँ पे, A1 स्मॉल A1 कैपिटल A1 प्लस स्मॉल B1 कैपिटल B1 प्लस स्मॉल C1 कैपिटल C1, ये जो आपके पास मान यहाँ पे आया है, ये आपने देखा होगा अवयवों और उसके संगत सहखंडों के योग के बराबर कौन होता है, दी गई डिटर्मिनेंट्स होती है। तो ये जो मान यहाँ पे आया है ये पूरी सारणिक इसके मान को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे A1 प्लस B1 B1 प्लस C1 C1 ये व्यक्त करेगा आपकी सारणिक को, सारणिक के मान को, जिसको हमने यहाँ पे डेल्टा कहा है। तो ये पूरा मान है, ये सारणिक के मान को व्यक्त करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा। उसके बाद में आगे क्या है, 0 0, फिर यहाँ से 0, ये भी डेल्टा होगा, ये भी 0 क्योंकि ये भी पूरी सारणी के मान को व्यक्त करेगा, और ये भी 0 0 और डेल्टा आ गया। अब चेक करें, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, डेल इंटू डेल 1 बराबर, चेक करें, पहली पंक्ति से डेल्टा बाहर लिया, दूसरी पंक्ति से भी डेल्टा बाहर लिया, तीसरी पंक्ति से भी डेल्टा बाहर लिया, उस स्थिति के अंदर इसमें बाहर क्या आ जाएगा,
डेल क्यूब आ जाएगा, ये हो जाएगा 100,010,001। अब चेक करें आप, यहीं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। डेल इंटू डेल 1 इज इक्वल, इस सारणी को हल करो, इस सारणी को हल करेंगे तो पहली पंक्ति के लिए हल कर लो, इसको हल किया इसको, तो इस सारणी का मान 1 आएगा, 1 आएगा तो ये आ जाएगा डेल क्यूब के बराबर। अब आप यहाँ चेक करें, डेल इंटू डेल 1 बराबर डेल क्यूब। अब एक डेल है वो तो इससे कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये आया कि डेल 1 का जो मान है वो डेल स्क्वायर के आ गया इक्वल। क्लियर है? आपको प्रूव क्या करवाया है कि डेल स्क्वायर का जो मान है वो इस सारणी के बराबर होता है, जो कि सेकंडों की सारणिक है। तो ध्यान देना यहाँ पे डेल स्क्वायर। अब यहाँ देखो डेल स्क्वायर जो है, डेल स्क्वायर किसके बराबर आया है? डेल 1 के, और डेल 1 हमारे पास क्या है? सेकंडों की सारणिक हमने मानी हुई है। तो ये आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, वही आपको प्रूव करना है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 13 है उसको सॉल्व करना है। तो आज ये 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 13। 4.2 में 13 ही सवाल है जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं होनी चाहिए और 4.2 समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ में आपको विविध प्रश्नमाला भी आज सॉल्व करनी है। कल का है संडे, तो आराम से उस टाइम का यूज़ करेंगे और पूरी 4 प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। और अगर कोई समस्या चाहे विविध में हो या पहले भी कहीं रही हुई हो तो वो मुझे आप बताएंगे, ताकि अगली क्लास में उसको शामिल कर सकें, वरना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।